वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में यहां नोएडा में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज प्रोग्राम में शरीक हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ेंगे 1 घंटे मैं आपके बीच में यहीं पे मौजूद हूं नोएडा में। और लगातार शो यहां पे मैंने पिछले हफ्ते से और आज तक मैंने लगातार शो यहां पे किया, लेकिन कल फिर अपनी जगह पे मौजूद हूंगा। मैं कैनॉट प्लेस में रहूंगा, कल शो कैनॉट प्लेस से मैं करूंगा, लेकिन आज जरूर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला, जैसे मैं रोज कहता हूं, हर जगह बोलता हूं, मेरे पास कागज के कुछ टुकड़े होते हैं जिन पे सुबह तय होता है कि इस मुद्दे पे बातचीत तय होनी चाहिए, लेकिन और होनी भी चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल का एक डिसीजन होता है कि बहस इसी पे भैया जी कहीं पे, इस पे भैया जी कहीं पे बात हो। जैसे मिसाल के तौर पे महंगाई पे बात हो भैया जी कहीं पे, लेकिन जनता तो फिर जनता है, वो अपने घर से सोच के चलती है कि भैया जी कहीं में आज मुझे ये बोलना है, आज मैं ये जरूर कहूंगा भैया जी कहीं में, भैया जी की बात ये गड़बड़ है, भैया जी विपक्ष को कम बोलने का मौका देते हैं, सत्ता पक्ष को ज्यादा मौका देते हैं, पक्षपात करते हैं। ये जैसा था मिसाल के तौर पे, ये बात अपने दिमाग में हो सकती है। तो मैं अक्सर कहता हूं, ये कागज का जो है, मैं कहता आखन की, कबीर ने कहा मैं कहता आखन की, मैं कबीर तो नहीं है, ना उसकी वाणी तक, ना उसके साक्षी, जो साक्षी लिखी उन्होंने, वहां तक पहुंच सकता हूं, और ना मेरी सोच वहां तक जा पाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये इन कागज के टुकड़ों को छोड़िए, ये तो मेरे पास मुद्दा है, मैं रखूंगा, और जो मेहमान हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं वो बोलेंगे भी, और पाजी भी हमारे साथ आज हैं। आज पाजी ने कहा कि वो भी बात करेंगे, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। तो ये लोग तो बातचीत में जुड़ेंगे, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपके पास कोई मुद्दा है और आपको लगता है कि नहीं मुझे कहना चाहिए और ये बात जोरदारी के साथ रखी जानी चाहिए, ये बात क्यों नहीं कही गई, ये तो सबसे अहम मुद्दा है, और इसमें तो कोई बात ही नहीं करता मीडिया वाला। जनाब आप रोज आते हैं अब, है ना, खाना रोटी हजम नहीं हो रही मुझे लग रहा है। हाँ, वो नहीं हजम होगी आपको, बिल्कुल नहीं हजम होगी, ये कुछ ऐसा ही है, नशा ही कुछ ऐसा है, बोलने का लग जाए। कहां से आना हुआ आपका? बंगाल से। बंगाल दिखी एसो की नाम बोलो। सलाउद्दीन। सलाउद्दीन, अच्छा सलाउद्दीन भाई, तो कहाँ कोदंदी के, कहां से हैं आप? बंगाल से, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो समझ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहां से? मुर्शिदाबाद, कहां से? कोलकाता दिखे कि कुथाए दिखे? कोलकाता। कोलकाता दिखे, खास कोलकाता। अच्छा चलो, ओके, बहुत अच्छी बात जी। बोल लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ जी। जनाब आप कहां से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं, क्या काम करते हैं साहब? मैं गारमेंट एक्सपोर्ट हूँ सर। गारमेंट एक्सपोर्ट में कैसा चल रहा है एक्सपोर्ट? कैसा गारमेंट इंडस्ट्री इस समय कैसी है? मंदा है। मंदा है। और आज किसी ने मुझसे कहा चलते हुए कि साहब मेरे पास 5,000 थे, मैंने 13,000 बना लिए। मैंने कहा कैसे बना लिए? बोले कि आज मैंने मार्केट से कमाए हैं 13, 5 के 13 कर लिए। बहरहाल वो उनकी है, आपकी अपनी बात है कि मंदा चल रहा है, तो मंदे वाले की भी बात सुननी चाहिए, और जो 5 के 13 जिन्होंने बनाए हैं आज मार्केट में, उनसे भी पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे हम तारुफ कराएंगे। अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि थरूर जी के वक्तव्य से बात शुरू करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन खत्म हुआ है, तो उस आयोजन की शुभकामनाएं शशि थरूर जी ने दी हैं, और कहा कि दिल्ली कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा जो दिल्ली का घोषणा पत्र है उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। यहां से बात शुरू करेंगे। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले इनका जन्मदिन था, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, यही नोएडा में रहते हैं, नोएडा से कैनॉट प्लेस रोज आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, और घुटनों का इलाज भी बंद कर सकते हैं आराम से, अगर आपको उठने में
और खड़े होने में दिक्कत हो, फटाफट उठ सकते हैं, वो बताते हैं वजन कम करो, वैसे बता तो मैं भी दूंगा, वजन थोड़ा कम करो, लेकिन इलाज ये भी करते हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं। डॉक्टर साहब का होम्योपैथिक पे इनका अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, और इनके बारे में ये मशहूर है कि डिबेट ही खत्म कर देते हैं, जहां भी हो पहुंचे। नहीं, बहुत अच्छा, भारत का गौरव आपके साथ है और हम सब उसी के साथ जुड़े हैं। और इसमें तो मैं कहता हूं कि हर आदमी जो यहां पे मौजूद है वो उसी गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। भारत है तो हम सारे हैं, वो नक्शा है तो हम उससे हैं, हमसे वो नहीं है। हम सारे लोग मिलकर जब बनते हैं तो वो भारत बनता है। आज तो कुछ नवयुवक बैठे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। इधर मैं आता हूं, पहले जी परिचय दीजिए। लक्षेंद्र प्रताप सिंह, बहराइच से हूँ। बहराइच, गोंडा बस्ती बहराइच जी। आज बहुत बारिश हुई, वहां हो रही है यूपी में, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और मुझे अभी कुछ देर पहले खबर मिली कि सीतापुर में तो एक अभी स्कूल की एक छत गिर गई। बहुत बारिश, बहराइच में भी बहुत बारिश हुई है। बारिश है, राप्ती नदी में बहुत ज्यादा पानी है। हाँ। खेतों में बहुत नुकसान हो चुका है, बाढ़ का असर। पहले बीच में सूखा पड़ गया था, धान की फसल गड़बड़ हुई, अब बारिश आ गई जी। मैं यही जानना, मुझे अच्छा लगता है जब ये कोई अपने खेत खलियान अपनी जगह से जुड़ के बोलता है। कहते देखिए अभी अगस्त में बारिश नहीं हुई, और ये बात सच है, सूखा पड़ गया। पहले तो जून में बहुत बारिश हो गई, लेकिन इधर भी बारिश नहीं हुई, जिससे सूखा की स्थिति बनी हो। लेकिन अब 2 दिन से इतनी ज्यादा बारिश है उत्तर प्रदेश में। तो आप बहराइच से कुछ कहना चाहते हैं और अपने मुद्दा में कोई बात, यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नोएडा में रहता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर विकास की बात कर रहे हैं तो पिछले 70 सालों में बहराइच, बलरामपुर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के नाम से एक चिड़िया भी पर नहीं मारी। लेकिन पिछले 6-7 सालों में वहाँ पर ब्रॉडगेज भी बन गई है, 4 वे हाईवे भी बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, और बहुत सारी कनेक्टिविटी बन रही है। जी सिंह साहब, आपने पूरा नाम क्या बताया अपना? लक्षेंद्र प्रताप सिंह। लक्षेंद्र प्रताप सिंह। जिस जगह से आते हैं उसी के बगल में मेरा आना जाना बहुत रहता है। और अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाते तो उसमें जो सबसे पिछड़ा इलाका था, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका, उसमें गोंडा बस्ती बहराइच मैं जोड़ता था। और मैं तो अक्सर अपने शो में कहता था कि मैं बस्ती नहीं जा पाया था पिछली बार, कि मैं बस्ती नहीं आ पाया, गोंडा नहीं आ पाया, जबकि शो सबसे पहले वहीं से बिस्मिल्लाह होना चाहिए था, श्री गणेश होना चाहिए था, कि जहां पे जरूरत है वहां नहीं पहुंचे तो आप पहुंचे होंगे कहीं भी। वो उसका मकसद नहीं था, वो होना वही चाहिए था कि। लेकिन आपने कहा कि इन 6 सालों में काफी चीजें देखने को मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि जो विकास की धारा देश में बह रही है उसी के साथ शाने बचाने आप बिल्कुल उसके नजदीक खड़े होंगे और तरक्की करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जी बिल्कुल, आप जब देश एक साथ तरक्की करता है तो अच्छा लगता है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और शशि थरूर जी ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत की एक कूटनीतिक जीत है। कूटनीतिक उसे कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी होती है, जो 2 देशों के बीच में या कई मुल्कों के बीच में, तो भारत की जीत हुई है। बहरहाल इसमें विपक्ष क्या कहता है आप सारे लोग जानते हैं। बहस का आगाज कर रहा हूं, जिसको जहां जब जुड़ना हो बात कहेगा, हाथ उठाएगा, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। सबसे पहले अनिल जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो इस देश के एक वासी को बधाई इतने शानदार आयोजन के लिए। ये पूरे देश की जीत है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब देश कुछ अच्छा करे, देश कुछ अचीव करे, तो हम साथ खड़े हों। और कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद किया, वो तो हमेशा देश के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन साथ साथ कमियों पर भी बात होनी चाहिए, जिससे कि आगे इंप्रूव किया जा सके। अब जहां तक कमियों की बात है, यहां पर दोगलापन नजर आया। हम तो एक तरफ बात कर रहे हैं विकास की, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि पर्दा लगा दिया गया गरीबी को ढकने के लिए। गरीबों को इस तरीके से ढक दिया कि वो बाहर निकल नहीं पाए। जो रोजमर्रा के लाखों मजदूर जो रोज कमाने जाते हैं, उस पर्दे के पीछे ढक दिया कि जब तक विदेशी यहाँ है तुम बाहर नहीं निकलोगे, खाओ पियो मत कमाओ मरो, कोई परवाह नहीं पड़ती। ऐसा ही हमने 4000 से ज्यादा करोड़ रुपए इस आयोजन पे खर्च किए। वो पैसे हमारे आपके सबके थे। 4000 करोड़ का जो आयोजन हुआ, चंद बूंदें पड़ी, चंद टप हुई, और जो मंडपम था वहां पानी बरस गया, पूरा पानी रह गया, सारा डूब गया, बह गया वहां पर। आप बताओ विदेशियों के सामने हमारी कैसी नाक नीची हुई होगी। ये साफ साफ मोदी जी का भ्रष्टाचार है, जिस पे बात होनी चाहिए। और एक और बात देखिए, प्रेस की बात नहीं होती है। वहां पर जब हमारा साइन हो रहा था, 78 पैरा में ये लिखा गया कि भाई ठीक है, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि जब दुनिया भर के देश के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी मीडिया को तो छोड़िए, उनको तो बोलने देते ही नहीं है। यूएस की मीडिया तक को बोलने का मौका नहीं दिया, और वियतनाम में यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बातें कहीं भी यहां पर। और देखिए, मैं तो अंत में एक ही बात कहता हूं, मुद्दा है विकास का। हम लोगों को ये बात करनी है रोजगारी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अडानी के स्कैम्स पर। और आज सबसे बड़ा, क्योंकि आपने शुरू में राहुल जी का जिक्र भी किया, देखिए इन लोगों को सत्ता की भूख है। इस देश ने, ये भारत देश है, इस देश ने ऐसे अनेकों आयोजन किए हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, लगातार आयोजन होते रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आयोजन होते रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। 6:07 से 6:09:58। मैंने निगाह आज, क्योंकि घड़ी पे चली गई, जाती नहीं है मेरी, और अगर घड़ी पे निगाह जाए तो समझ लो मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, भैया जी प्रोग्राम नहीं कर रहे। घड़ी पे ना जाए, वो प्रोड्यूसर चिल्लाए कट कट, और 10 बार कह अरे जा, सुनता ही नहीं, प्रोग्राम काट दे, तब तो भैया जी प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना तो प्रोग्राम नहीं। लेकिन आज मेरी सामने घड़ी थी तो चली गई। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को मौका देता हूं। इन्होंने सिलसिलेवार बात रखी, पहले शुभकामनाएं दी, फिर उसके बाद बात रखी। जी वेरी क्विक। शुभकामनाएं दी तो मैं बता देता हूं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। 2 दिन पहले ये पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं G20 में, क्या हो रहा है, अभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद, क्योंकि जनता इस चीज को स्वीकारी तो अब ये उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये वही हाल है इनका। इस तरह खिसियाए पड़े हैं देखकर कि ये कुछ भी बोल रहे करें कि पर्दा लगा दिए, ढक दिए, रोक दिए। आपके घर में शादी होती है तो समियाना नहीं लगाते हैं कि वहां पे उजागर करके रखते हैं, अपने फटेहाल स्थिति को बताते हैं। ये देश में इतना बड़ा कार्य, देखिए बीच में नहीं बोला था, आपके अच्छे संस्कार को लाइए पहले। इस देश में जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ये चाहते मत करो, मत सजाओ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण कभी सोचा नहीं, हमेशा परिवार निर्माण सोचा। जिन्होंने हमेशा परिवार निर्माण सोचा है वो राष्ट्र निर्माण के कतई नहीं समझ सकते। और एक बात, जो मतलब के महल बनते हैं वो टिकते नहीं, टूट जाते हैं। इनके अधीर रंजन चौधरी को दिक्कत हो गई, राजनीति कब्ज हो गया, ममता बनर्जी डिनर में जो पहुंच गई तो उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना, नहीं बेकार गई। अरे भैया क्यों नहीं जाना चाहिए था, वो क्या भाजपा का आयोजन था, कमल फूल लगा के उनको। बहस जमती हुई। जनाब अली ऑफिस से लौटाए, मुझे सामने ही ऑफिस है, इसके पीछे ही है। बहुत अच्छा, क्या नाम हो गया साहब आपका? जोशी, श्याम जोशी। श्याम जोशी जी, रहने वाले वो कुमाऊं के अल्मोड़ा, समझ गए, बाल मिठाई। जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, जैसे भाई साहब ने कहा ना कि कोई बाहर से मेहमान आता है, तो इन्होंने तो वाली बात करी, शादी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाहर जाके लोगों ने कहा वहाँ वो नहीं था, बाकी सब था, लेकिन ये चीज थी। मतलब सब कुछ होने के बाद भी कमी निकाल देता है। कोई बारात में जाता है किसी लड़की की शादी में, वहाँ सब कुछ होने के बाद बाहर कहता है यार वहाँ वो कमी थी, कमी निकाल दिया। उन्होंने वही कमी निकाली कि कांग्रेस ने कि वहाँ वही कमी थी। किस बात की कमी थी बताइए हमें, किस बात की कमी थी? वहाँ सब कुछ पूरा था, हर चीज हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि पानी भर गया, उसका क्लैरिफिकेशन भी आया है, लेकिन आप यू हैव कंप्लीटेड या एक पॉइंट है? इन्होंने कहा कमियां, तो शायद उनको मैं याद दिला देता हूं, इनके ही शहरी विकास मंत्री थे। कॉमनवेल्थ जब हो रहा था, पानी टप टप करके टपक रहा था, कहते वो तो निकासी का हमने दौर बनाया है, छत चू रहा है तो निकासी का दौर है। अरे भाई शर्म आनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ में घोटाला करते हैं। आज इतना बड़ा आयोजन हो गया, एक घोटाले निकल कर नहीं आए। देश का एक एक नागरिक, 140 करोड़ जनता का सीना चौड़ा। अरे आप गिना नहीं पाए, कॉमनवेल्थ वाले जमाने में तो रिपोर्टिंग करता था मैं बहुत अच्छी तरह से। मैं तब तो रिपोर्ट नहीं, आप क्या 24 घंटा वही रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं कर रहे तो, लेकिन फैक्ट फिगर तो मुझे मालूम है। अरे रुकिए, वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं। क्या गिर गया था? ओवर ब्रिज गिर गया था। बड़ी जनता की याददाश्त कमजोर रहती है। जी मैं आया। जनाब अली, देखिए बात यह थी कि 990 करोड़ में ये आयोजन होना था, लेकिन फूंक कितने दिए? 4100 करोड़। हाँ। क्योंकि दिखाना यह था कि भारत सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जो हरे पर्दे लगाए गए जिनके पीछे गरीबी ढकी गई, अरे दिखाने में क्या फायदा है? क्या अमेरिका में गरीब नहीं है या दूसरे देशों में गरीब नहीं है? हाँ जी, फूकना शब्द कहना उचित नहीं। नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी पूरा नहीं बोला, उनको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे एक समाजवादी वाले दिल में हाथ रख के बोलना बाबूजी, और सवाल का जवाब सही देना। और मैं आप सब, क्योंकि आप रामचरितमानस वाले हैं, पार्टी आपकी कुछ हो, उसमें पार्टी में कुछ बोलते हो, लेकिन मैं आपसे, रुकिए जनाब ना जोशी जी, ठंडे, आप तो बढ़िया बर्फ वाली जगह से आते हैं।
कितने साल गरीबी छुपाई इस मुल्क ने, कोई पर्दा नहीं लगाया था, पर्दा नहीं लगाया था। कहा, नारा दिया गरीबी हटाओ, हटी नहीं, वो मुंह बाढ़ के सुरसा की तरह मुंह खाड़े खड़ी रही। हमने कहा हट जाओ, छुपाई नहीं, और कितनी कोशिश की छुपाने की, वहां तो पर्दा भी नहीं लगाया था। उस सन का, उत्ते सन का भी हिसाब जरूर दीजिएगा। चलिए मान लीजिए पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन इन्होंने तो कहा कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। तो इन्होंने ये कर दिया, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी, गरीबों को ढक दिया हरे कपड़े से, G20 का पोस्टर लगा दिया और ढोल बजने लगा, विश्वगुरु बन गए, जगत को रास्ता दिखा दिया। अब ब्राजील बन गया है इसका अध्यक्ष G20 का। अब लिखा जाएगा लूला लूला लूला, लूला बने विश्वगुरु, ब्राजील विश्वगुरु बन गया। और लूला ने दिखाया दुनिया को रास्ता, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ये मीडिया की हेडलाइंस आती हैं। तो आप समझ लीजिए कि 4100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और जो मंडपम 2700 करोड़ का बना था वहां पानी की निकासी नहीं और पानी वहां भर जाता है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इस आयोजन में भी लूट हुई। और सोने चांदी के चम्मच में तो चलो आपने खाना खिला दिया, लेकिन अपने गरीबों को इतना तो कर दो कि टमाटर खरीद लें, इतनी तो व्यवस्था। देखो भाई, विपक्ष का बात है, वो बोलेगा जरूर। अब थोड़ा उसमें क्या सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी क्या ज्यादा हो जाता है उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं किलो टमाटर मिल रहे हैं। हाँ जी, 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे कितने? हैं। मैं कान भाई, थोड़ा जोर से बोलिए जी। सर 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, कहीं कहीं 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। 20 में खरीदा, पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा, 20 में खरीद लिया। ले आए ना कल। हाँ। लेकर क्या है कल? कौन सी मंडी से लाई हैं आप? घर के पास की मंडी से। नहीं, आप तो मीडिया लग रही हैं, आप तो झूठ बोल रही हैं। नहीं, आप तो मीडिया जैसी लग रही हैं आप। नहीं, रुकिए, मैं देखो, आप तो मीडिया जैसी लग रही। कौन से मीडिया में बताइए? अरे नहीं बहन, मेरा तो ऐसा जी, आपको पता होगा ना। अरे मुझे मालूम है, मैं तो ऐसे कह रहा, आप बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मानिएगा जी। 30 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है, लेकिन महंगा तो बिका था भाई, हमें भी मालूम है। लेकिन इस समय जरूर हो सकता है कम हो गया हो, अब कम आ गया हिसाब किताब जी। पहले मैं इनको, और फिर मैं आपके पास आता हूँ जी। देखिए प्रतीक भाई, बहुत अच्छी बात है। आप आपके लिए वार्डन साहब बोल दिए, हाँ, जाके बोल रहे हैं हाँ, कि हमको भारत के प्रेस की आजादी पे चिंता है। हाँ, अरे आपके लिए बोल दिया। और आपको तो नींद नहीं आई होगी। नहीं, आपको खुशी हो रही है। हाँ, यही मीडिया हाँ, जब कॉमनवेल्थ गेट में कहती थी सिटकरी इतने हजार की, पटरा इतने हजार का, ट्रेडमिल इतने हजार की, आज 4100 करोड़ खर्च हो गया। कोई मीडिया बताया कि गमला जो लगा है वो 1000 रुपए का है। 1000 का गमला, मिट्टी भरी जा रही है। और सुन लीजिए, एक होटल का एक कमरा 2.5 लाख रुपया में एक कमरा। ये है कल 9 तारीख, 2.5 लाख रुपए का कमरा। भाई एक कमरा, वो मतलब आम आदमी के लिए थोड़ी ना होगा सर। 2.5 लाख जो कमरा 15,000 में, सामान्य दिन में आप जाइए 5 स्टार होटल में 15,000 में मिल जाता है, वही कमरा 2.5 लाख में बिका है। ये हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग है। जी, मैं आ गया, मैं आने ला रहा हूँ। प्रतीक जी, पहले इनको बता दूं, सूट्स रूम का चार्ज है, कोई सिंगल इंडिविजुअल रूम का नहीं है। और एक बात, आप क्या चाहते थे? विदेश से मेहमान आता और आके सफाई महोत्सव के स्टेज पे बैठा देते कि देखो भैया, जनता के पैसे से हम अपनी रंगरेलियां नचा रहे हैं और सफाई महोत्सव में खेला उड़ा। मुझे जिन्हें हाँ, बम्बई में जो बैठक, कौन बैठक? कौन बैठक? इंडिया गठबंधन की। आइए। अच्छा, आ गया हो। अरे आगे आओ ना। अरे कहाँ से आए हो भैया? मैं तो नोएडा से हूँ। अरे सब नोएडा में क्या काम करते हैं? 1750 अरे रुको, ये सब तुम लड़ाई झगड़ा ना किया करो हमेशा। 1750 का सलाद खाए हैं लोग, और यहाँ गिना रहे हैं कि 2.5 लाख का कमरा है। 1750 में कहाँ सलाद खा लिए? वो बम्बई के 5 स्टार होटल में, इंडिया बैठक में। बड़ी भाई, जनता वर्ग गजब है। हाँ? 400 की रोटी, 400 की कॉफी। कहाँ? बम्बई में, जो इंडिया गठबंधन की बैठक की होटल में, 5 स्टार होटल में, सब लोग जानते हैं। अब क्या काम करते हैं आप? हम तो ड्राइक्लिंग का काम करते हैं। चमकाने का काम करते हैं? नहीं। अरे गुरुजी, ये वो काम करते हैं। अरे गुरुजी, अरे सुनिए, आने ला रहा हूँ। अरे रुकिए, क्या नाम है आपका? मनोज जी, वही जो आप कुर्ता पहने वही चमकाने का काम करते हैं।
आप अरे आप भी झूठ बोलते हैं, ये धो ही नहीं सकते आप, और अगर धो देंगे तो इतना कलफ नहीं ला सकते। आप खड़े हो ना खड़े हो, लेकिन कुर्ता आपका खड़ा है। जा रहे हैं? बहुत जल्दी में है आज? नहीं, जल्दी घर जाना है, घर जाना है। घर जाना है? जी। कुछ लेके जा रहे हैं घर? नहीं, ऐसे? ऐसे आए थे। अच्छा ठीक है, अच्छा हमको देख रहे हैं जी, वही कोई मैं आ रहा हूँ जी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक हर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का कोई अगर प्रत्यक्ष उदाहरण है तो वह देश का विपक्ष है। G20 की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत वर्ष कर रहा है। बहुत अच्छा। और जो भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के विपक्ष के दावेदार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो तो देश से बाहर हैं। अरे भैया, और प्रियंका जी क्या कहती हैं? इनका G20, अरे ये देश का G20 है, मोदी जी का G20 नहीं है। आज अगर मोदी जी का सम्मान विश्व में बढ़ रहा है तो भारत का बढ़ रहा है। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री को अगर आप वो सम्मान नहीं दे सकते, आप लोग जिस समय कॉमनवेल्थ के घोटाले हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, अरे भाई, फाजिल भाई वो चुनाव लड़ना तो लड़ लेना, बोले तो हमें राष्ट्रपति जो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भारत में निम्न जाति को, अल्पसंख्यकों को इम्पोर्टेंस नहीं जाती है, तो आज प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद आदरणीय अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनका आप पक्ष नहीं लेते थे। और सबसे बड़ी बात, आज इसरो, भारत टेक्नोलॉजी, MSME, आज जो जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, जियो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो भारत आज प्रोग्रेस कर रहा है, जो आज ट्रांसपोर्टेशन बनाई जा रही है, जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 4थे नंबर की आर्मी बन गया है। आपके समय में, जिस समय ये डील्स होती थी, भारत की आर्मी की डील्स होती थी, तो आप कभी भी भारत की आर्मी को 100 जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स आप बनाने नहीं देते थे। आप बाहर की कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारत की आर्मी को कमजोर करते थे। जी मैं बिल्कुल, मैंने सुना पानी की निकासी पे बोलना है या पानी में भरा उस पे बोलना है आपको? मैं तो विपक्ष के रोने पे बोलना है, इसलिए बोलना है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया उनको इतने खर्चा करके क्यों ठहराए। कि भाई प्रैक्टिकल बात कहता हूं, आपके जो घर के बच्चे होते हैं वो अपने पिता के आगे, दादा के आगे, भाई के आगे, अपने घर वाले समाज के आगे भली अपनी दुखड़ा रखते हैं। कोई मेहमान आता है तो उसके आगे रोने बैठ जाते हैं। ये चाहते हैं मेहमान आए तो तुम अपनी 70 साल की अभी गड्ढे दिखा दो। अरे भैया, अगर खोलेंगे तो कुकर्म आपके निकलेंगे। आया, एक मिनट, ये चले गए। अच्छा, अनिल, मैं बिल्कुल आपके पास हाजिर हो रहा हूं, लेकिन आंकड़े जरूर रखिए, लेकिन आंकड़ों की किताब अपने पास भी जरूर रखिएगा। जी प्रतीक जी, मैंने शुरू में ही कहा ये भारत का कार्यक्रम था, किसी पार्टी का नहीं था, और बधाई भी दी। ये बार बार ये करके कि भाई और पार्टियां इसके विरोध में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली है, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैंने तो सिर्फ 2 बातें कही थी। मैंने एक तो ये कहा कि क्या गरीबों को, इन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, क्या इस देश का राष्ट्र निर्माण इस गरीब के बिना? अनिल, मुझे अब तो क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन। अनिल, मुझे ये बताओ कि कॉमनवेल्थ में वो जो टॉयलेट पेपर आया था वो कितने का आया था? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे। और वो कौन सा राष्ट्र निर्माण था? बिल्कुल, मैं इस पे बात बता रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने सिर्फ इतनी बात करी कि भाई आपने जो काम किया, आपने बजट में 900 करोड़ रुपए किसी चीज के लिए रखे। जब बजट बनता है तो समझदार लोग बैठ के उसका आकलन करते हैं कि भाई इतने में 900 करोड़ का खर्चा आना चाहिए, वो पैसा हमारा आपका है। जब खर्च हो गया तो 4100 करोड़ रुपए हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ, वो किसकी जेब में खर्च हुआ? वो किसकी जेब में पहुंचा? अडानी की जेब में पहुंचा, अंबानी की जेब में पहुंचा, या भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे खा गए? क्योंकि अभी टॉयलेट पेपर। ऑब्जेक्शन, अनिल, ऑब्जेक्शन जी। कोई चीज ठीक नहीं, बहुत जो ही बोली अभी भी। अनिल, आप किसी के रिदम में, पोइट्री में आप किसी का नाम ले लें और वो कोई ऑब्जेक्शन भी ना उठाएगा। अनिल, वो तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो 41 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसमें आपने नाम वहां पे गिना दिए, कुछ और नाम आपने बहुत आसानी से गिना दिए, और कोई आपसे ऑब्जेक्शन में पूछ सकता है कि भाई आपके पास रिपोर्ट है, CAG रिपोर्ट है, करंट रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है जिसमें आप ये कह रहे हैं मुझसे? देखिए, आज की स्थिति क्या है कि हम नहीं जानते। एयरपोर्ट बिकता है तो अडानी जी ले जाते हैं। जब नहीं जानते तो यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी। जी, मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्या इस सरकार ने
नियमों को बदलकर 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए या नहीं दिए, आप मुझे बताइए। पहले मैं आप हाँ कहिए या ना कहिए। नहीं, अगर एलोकेशन में गलती है, एलोकेशन में शर्तें चेंज करके अडानी को दी गई। मुल्क में आप जब वो हुआ, जब विमान फाइटर प्लेन लिए गए ना, फाइटर प्लेन फ्रांस से लिए गए ना, आप गए ना कोर्ट, आप गए कोर्ट मुद्दा। हमने तो पार्लियामेंट में कहा कि जेपीसी की कमेटी बना के जांच करा दीजिए। प्रतीक जी, संगत से असर होता दिख रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के टच में आए, केवल आरोप लगाते हैं, बैकडोर से भाग जाते हैं। एक प्रूफ, ये राफेल पे सवाल खड़ा किए, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मुंह की खाने पे मजबूर किया। और एक इंपॉर्टेंट में कह रहा हूं, नहीं, आम आदमी पार्टी से क्या मतलब, ये तो अपनी स्वतंत्र पार्टी है। अरे I.N. में वो भी एक ए है, A इक्वल टू आम आदमी पार्टी। अब ये उनसे सीख रहे हैं या वो ये कैसे दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं कि सत्ता सुख कैसे हासिल करे, जो घर ना लेने की बात करे, 45 करोड़ खर्च घर पे कैसे करे, ये सीख रहा है। लास्ट बात, मैं आया, पाजी कहाँ गए? अरे पाजी, तुम नहीं कोने में जाके बैठ जाते हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक वंदे मातरम। Al Ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro, la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso. Cioè... अब आपको BRI क्या है वो बताते हैं। दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुरुआत 2013 में हुआ था। इसका मकसद कई देशों को सड़कों, रेलवे और बंदरगाह के जरिए जोड़ना था। BRI के जरिए चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखें तो चीन इस योजना से दूसरे देशों की मदद कम और उन पर कर्ज देकर अपने झांसे में फंसाने की ज्यादा कोशिश में दिखता है। दरअसल G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इस पर रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसे चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रभावकारी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। बताया गया इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना UAE, सऊदी अरब समेत पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। चीन के इस बहुत बड़े झटके के पीछे भारत और अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। दावा है कि इन दोनों देशों ने मिलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार किया और उसे दुनिया के सामने पेश भी कर दिया। इसकी सबसे खास बात यह है कि BRI की तरह इसके लिए 10 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द कागजों पर नजर आ रहा ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतर जाएगा। Forge a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe, with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities
for transformative economic investment through on that entire corridor. जाहिर है कि भारत, अमेरिका और सऊदी के गठजोड़ से तैयार हो रहा ये कॉरिडोर चीन की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेरने वाला है। लेकिन जहां बात दुनिया की भलाई की हो, तो चीन जैसे स्वार्थी और विस्तारवादी देश को ऐसा झटका लगना लाजमी है। The global South's capacity to grow by sending, we're going to have a new railroad from India all the way across to the Mediterranean, shipping lanes and pipelines across the Mediterranean through Europe up into Great Britain and beyond. That's all about economic growth. It has nothing to do with hurting China or helping China. It has to do with dealing with everything from climate change to making sure that these countries can succeed economically and grow. इस प्रोजेक्ट की घोषणा के 60 दिनों के भीतर इसका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस पर सऊदी अरब में जमीन पर रेल की पटरियां बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन का जिस तरह से शानदार आयोजन किया गया, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इतने भव्य तरीके से किया जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग एक खास रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की सहित कई अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक। मोदी की खास रणनीति ने उड़ाई पाकिस्तान और चीन की नींद। इतिहास कैसे रचा जाता है ये मोदी को पता है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बजाया जाता है ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला सिर्फ मोदी के पास है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी थी। भारत कितने अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर पाता है, समूची दुनिया यही देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन भारत ने इस बार वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। 60 शहरों में 200 बैठकें कराना आसान नहीं, हजारों लोगों के डेलीगेट्स को पूरे देश में घुमाना आसान नहीं। लेकिन मोदी ने ये दिखा दिया कि वो है तो कुछ भी मुमकिन। चीन और पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर भारत को निहार रहे थे, मगर इसी बीच मोदी ने खास रणनीति अपनाई और दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी। चीन जिसे अपना दुश्मन बना रहा है और पाकिस्तान जिससे कर्ज मांग रहा है, मोदी ने उन्हीं देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से अलग कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी की मुलाकात कई मायने में काफी अहम रही। मोदी ने इमैनुअल मैक्रों, फूमियो किशिदा और जस्टिन ट्रूडो से जो बातचीत की उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि भारत ने इस बार सच में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सबसे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शतक जड़ दिया है। उनके वनडे करियर का ये 47वां शतक है, जहां 84 गेंदों में विराट कोहली ने अपना ये शतक जड़ा और कोलंबो में लगातार चौथा शतक उनकी ओर से यहां पर लगाया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर बढ़िया पारी खेली गई है और वनडे में विराट के अब 13,000 रन इसी के साथ पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए चुनौती
गतियां बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है एशिया कप में। और एशिया कप से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विराट कोहली ने शतक जड़ा है। मात्र 84 गेंदों में उन्होंने अपने 100 रन पूरे किए और वनडे करियर का उनका ये 47वां शतक इसी के साथ साथ हो चुका है। और 84 गेंदों में उन्होंने 100 गेंदें यहां पर किस तरीके से इतिहास रच दिया है उनके वनडे करियर में भी इसी के साथ साथ। जीत हुई उसके बारे में बताते हैं। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार में रक्षा सौदों की अहम भूमिका रही है। फ्रांस से ही भारत को खतरनाक लड़ाकू विमान रफाल मिले। इस बार भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी के बीच बातचीत हुई तो दुनिया देखती रह गई, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भारत के साथ दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने की कसम खाई। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि भारत उनके लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। stratégique extrêmement dynamique. Nous avons un partenariat de défense très fort. यानी फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा और अपनी दोस्ती को निभाएगा। G20 शिखर सम्मेलन से अलग मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर भारत के खिलाफ कनाडा में बैठकर साजिश रचने वालों की कमर तोड़ने का काम कर दिया। बीते कुछ महीनों में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पूरी ताकतें झोंक रखी हैं। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिनमें भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का मसला सख्ती से उठाया, जिसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर खालिस्तानियों की नींदें उड़ गई। It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि वहां भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी, जिस पर कनाडा के पीएम ने भारत की धरती से खालिस्तान समर्थकों को ऐसा संदेश दिया कि उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। वहीं जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से इस बार G20 का आयोजन किया गया, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी खुद को भारत की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। Mr. Modi of India for exercising outstanding leadership as chairs of the summits. पिछले 2 दिनों में भारत ने 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। G20 में पीएम मोदी ने ऐसा धमाका किया कि शी जिनपिंग के होश उड़ गए। अब इटली ने चीन को दोहरा झटका दिया है और चीन के बेल्ट एंड रोड योजना से बाहर होने के संकेत दे दिए। G20 के पहले ही दिन पीएम मोदी ने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की, जिसमें इटली भी शामिल है। शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मोदी का हंटर। चीन के 10 सालों की मेहनत पर अमेरिका ने फेरा पानी। पीएम मोदी के एक्शन के बाद इटली का बड़ा रिएक्शन। G20 के सफल समिट ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। इसके साथ ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद तो पीएम मोदी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि चीन की कुटिल चाल अब नहीं चलेगी, जिसके बूते शी जिनपिंग ने दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का मंसूबा पाल रखा था। जो ताश के पत्तों का महल उन्होंने खड़ा किया था, उसका पहला पत्ता गिर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि शी जिनपिंग के सपनों की बुनियाद हिलनी शुरू हो चुकी है।
जब इटली के पीएम ने चीन पर दिल्ली से एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के महत्वाकांक्षी योजना BRI से बाहर निकलने का वो मन बना चुकी हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला लिया जाना अभी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि इटली ने चीन को अपने फैसले से रूबरू करा दिया है, जिस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए बहुत जल्द पीएम मेलोनी चीन का दौरा कर सकती हैं। पीएम मेलोनी ने चीन के साए से दूर रहने का ये फैसला तब किया जब वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आई। इस दौरान दिल्ली में मौजूद चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग से मुलाकात के दौरान उन्होंने BRI से बाहर निकलने की अपनी योजना के बारे में जानकारी दे दी। इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि इटली BRI छोड़ने से किसी भी तरह के संबंधों से समझौता नहीं करेगा। इटली BRI में शामिल होने वाला G7 का एकमात्र देश है। 2019 में इटली BRI में शामिल हुआ था, लेकिन दावा है कि BRI में शामिल होने से चीन को ज्यादा और इटली को कम फायदा हो रहा है। यही वजह है कि पिछले काफी समय से इटली के BRI से बाहर होने की आशंका जताई जा रही थी। La questione di ITA Lufthansa è una questione che è stata sottoposta al commissario Gentiloni, particolarmente al ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro, la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso. अब आपको BRI क्या है वो बताते हैं। दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुरुआत 2013 में हुआ था। इसका मकसद कई देशों को सड़कों, रेलवे और बंदरगाह के जरिए जोड़ना था। BRI के जरिए चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखें तो चीन इस योजना से दूसरे देशों की मदद कम और उन पर कर्ज देकर अपने झांसे में फंसाने की ज्यादा कोशिश में दिखता है। दरअसल G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इस पर रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, भले लागे अति दूर कबीरा, भले लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हुए भैया जी कहीं का ये शो आज नोएडा में होता हुआ कल फिर से मैं अपनी जगह कैनॉट प्लेस में पहुंच जाऊंगा और बहुत जल्द वो इलेक्शन का टूर जो है वो फाइनलाइज हुआ है और उसमें जाते हुए दिखूंगा मैं अपनी टीम के साथ, पाजी वगैरह सारे लोग म्यूजिशियंस के साथ। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे कि राहुल गांधी विदेश में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, उन्होंने ये बात कही कि मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं
और ये बात उन्होंने उस सिलसिले से भी तमाम सारी जुड़ गई जो सनातन परंपरा को लेकर कही जा रही है, सनातन धन को लेकर कही जा रही है, चाहे वो दक्षिण सुदूर दक्षिण से, मैं आ रहा हूं बेटा आ रहा हूं, सुदूर दक्षिण से चाहे बात कही गई हो तमिलनाडु से, और उसके बाद ये जो लेटेस्ट क्रम है उसमें राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है और वो सिर्फ सत्ता के लिए ये बात कह रहे हैं। मैं अनिल मैं आऊं उससे पहले मैं आपको दे देता हूं, देन आपका फिर जी। बीजेपी को सनातन से और हिंदुत्व से नाता नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके प्रतिनिधि बोलते हैं कि सनातन एक बीमारी है। जनाब, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो वो औषधि है जिसमें सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। मैं एक बात और कह दूं, मैं एक बात कह देता हूं, बिल्कुल आप कह दें, आप यू आर फ्री और ये बात कहने के लिए कोई वो नहीं है कि आपको राइट है पूरा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो, आपकी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन आप सनातन को कहने के लिए आप कुछ भी कह दें, यानी सनातन किसी रिलीजन को आप कहें और उसको आप उसका या इस हद तक पहुंच जाए कहते कहते, क्योंकि आपको बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, आरएसएस को क्रिटिसाइज करना, आप करिए, लोकतंत्र में तो है, सक्षम है, आप कहिए ना, लेकिन आप सनातन से क्यों कह रहे हैं उसना, सनातन को क्यों उस तरह से डिग्रेड करते हैं? प्रतीक जी, मुझे ना अपना पक्ष रखना है ना विपक्ष का पक्ष रखना है, मैं सिर्फ एक ही पक्ष की बात करती हूँ, मैं भारत का पक्ष रखती हूँ। और भारत सनातन जो है वो अखंड है, सना का मतलब होता है निरंतर और तन का मतलब होता है वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान है, जो साक्षात है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो एकमात्र धर्म है वो सनातन है, बाकी सब पंथ है। दूसरी बात, ये वो लोग बात करते हैं जिनको राम मंदिर के शिलान्यास पे आपत्ति थी, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांटा, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने एक माइनॉरिटी के अंदर 1984 में सिखों के ऊपर दंगे किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, ये वो लोग करते हैं जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में 16 बिलियन का घोटाला किया, ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, जिन्होंने कोयले का घोटाला किया। जी अनिल, मैं आ रहा हूं, भाई साहब आ रहा हूं, भाभी का आपसे नहीं आया तो फिर कहां जाऊंगा मैं? बिल्कुल आऊंगा, पहले कांग्रेस फिर मैं आपके पास आऊंगा, देखिए चलेगा ना जी? ले लीजिए, जनता है, ले लीजिए। देखिए, सनातन की बातें करी, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी कोई धर्म के लिए अच्छी बातें कहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजनीति में धर्म का काम क्या है? राजनीति में धर्म आ कहां से गया? आपकी धर्म की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अभी सुनो, राहुल गांधी जी ने आज कहा, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म के कई ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें कोई भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, ना तो नफरत की राजनीति लिखी है, ना ये लिखा है कि आप अपने से कमजोर आदमी का शोषण करेंगे। उन्होंने ये कहा, ये क्या गलत बात कही है उन्होंने? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है या आरएसएस की बात है, निश्चित तौर पर सिर्फ सत्ता के लिए ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए, जो बेरोजगारी देश में 40 साल से सबसे ज्यादा है, वो बच्चे हिंदुओं के भी है जो बेरोजगार हैं, उस पर तो ये नहीं बोलते हैं। आप मुझे इतनी सी बात बताइए भाई, ये कोई ठेकेदार नहीं है धर्म के, इनको सत्ता में हम लाए थे रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, सत्ता में लाए थे काला धन लाने के लिए। आज महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, बिल्कुल फ्लेयर। देखो एक बात बहुत सीधी सी है, बहुत सीधी सी, लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता है आपको, आपकी भी बात को हम सुनेंगे जरूर और आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन आराम से, 1 by 1। जी, पहले इनकी बात सुन लेंगे। जी, नाराज काहे हो रहे थे इतना? मैं 1 मिनट, क्या नाम है आपका? हम तो हंस रहे हैं। हाँ नहीं, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है मेरा। दिनेश जी, क्या काम करते दिनेश जी? मैं तो कुछ काम नहीं करता, मोदी जी ने रिटायर कर दिया मुझे। अच्छा, तो उम्र ही हो गई रिटायर होने की? अच्छा, कंपनी बेचती हमारी। नहीं, कोई बात नहीं, कंपनी बेचती। अच्छा मोदी, अच्छा वैसे तो मुझे, अच्छा आज छींके थे कि नहीं? मैंने पहले जवाब, मैं कितनी उम्र का लगता हूँ? अरे आप तो अभी 16 साल के हैं। 16 के 4। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, आज आप छींके थे कि नहीं छींके थे? छींके आपकी याद आ रही? तो मोदी जी ने कहा कि छींको, तो मोदी जी की वजह से छींके थे आज आप। हमारी बात तो सुन रहे। 100% सुनूंगा सर, और नहीं सुनूंगा तो मैं शो ही नहीं करता। मैं आऊंगा जी, बोलिए, और बेहिचक होके बोलिए, बेहिचक होके बोलिए। मैं वो मैडम की बात का जवाब देना चाहता हूँ। कह रहे देश का बंटवारा करवा दिया, बंटवारा करवा दिया तो जब ये संघी कहा थे, जब महात्मा गांधी के आगे क्यों नहीं इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे?
जब तो जाके वो जिन्ना को समर्थन दे रहे थे, यही संघी लोग सारे आरएसएस वाले जिन्ना को समर्थन दे रहे थे, जिन्ना जी को समर्थन दे रहे थे। वेस्ट बंगाल में सरकार बना दी है, जब कहाँ बैठे थे? हम मानते हैं कांग्रेस ने कैसे करवा दी? कांग्रेस ने कोई नहीं करे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि देश का बंटवारा हो नहीं था, अगर नहीं होता तो खून खराबा खूब होता। तो मान गए ना आप? नहीं नहीं, अरे भाई आप मान तो गए ना कि देश का बंटवारा हो गया ना, लेकिन थोड़ा समय कहूंगा कि कोई एक मिनट मैं सिर्फ इतना निवेदन, पाजी थोड़ा दूर परे हटो, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अगर कोई काम नहीं करते तो इतिहास की थोड़ी सी किताब एक लीजिए और मैं आज ही अभी लेके दूंगा, आप खरीदिएगा, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। हाँ बोलिए, आराम से 1 by 1 सर, आराम मैं 1 by 1 जी। सर क्या था कि गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था नेहरू जी के सामने कि जिन्ना साहब को आप 3 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये बंटवारे का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, उन्होंने कहा इनको टीबी की बीमारी रहेंगे कितने दिन यार, वही हाल वो पाकिस्तान में जाके मर गए। देखिए हर आदमी के पास एक वर्जन है, क्योंकि हर आदमी के पास एक किताब का वर्जन है। ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कहे या किताब कहे, हर आदमी का। मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ जी, ऑफ कोर्स अनिल, मैं सीधे आ रहा हूँ सर। मेरे भाई जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कानों में बिल्कुल मधुरवाणी की तरफ पड़ रहा था। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ठेकेदार बने बैठे हैं, राम मंदिर की जो भूमि है उसमें घोटाला किसने किया? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी राम भक्तों ने, राम भक्तों को ठगा इन्होंने। अब सुन लो, राम मंदिर के चंदों में इन्होंने घोटाला किया, और अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें अयोध्या में जितने ठेके मिल रहे हैं ना, सारे के सारे बिना काम के पैसा दिए जा रहे हैं, वहां भी घोटाला कर रहे हैं घोटालेबाज। प्रतीक जी आज थोड़ा सा भाई अनिल जी प्रतीक जी 2 बातें रखूंगा बहुत जल्द। पहला, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू को गाली दोगे आप, हिंदू को गाली देने के समर्थन करने वालों के साथ गले मिलोगे आप, और एक जिम्मेदार पार्टी का नागरिक होने के कारण अगर हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ए राजा हिंदू को गाली देगा, सनातन को गाली देगा, मुंबई में जाके गले आप मिलाएंगे और हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। देश की जनता देख रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कौन हिंदू मुस्लिम करता है। एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो है, भारतीय जनता पार्टी वो है जो बिना टोपी लगाए एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है। मोदी जी वो है जो बिना टोपी लगाए ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिला को न्याय दिलाते हैं, बिना टोपी लगाए जनधन योजना हो, कोई भी योजना हो, हमारे मुस्लिम भाई बहन पे कोई पहुंचाते हैं। टोपी और मौलाना डिसाइड नहीं करेगा कि कौन हिंदू प्रेमी है और कौन संविधान प्रेमी है और कौन मुस्लिम प्रेमी है। और एक बात में लास्ट 5 सेकंड, इन्होंने G20 की बात कही थी और इन्होंने घोटालों की बात कही थी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, चमका क्यों रहे थे? मैं पूछता हूं, मोदी जी जो बाइडेन के कान में जाकर कहे क्या कि ये सब मोदी ने किया, ये सब मोदी ने किया? नहीं, अगर दिल्ली चमकी है तो 140 करोड़ नागरिक का चेहरा चमका। कहां से आना हुआ भाई? यहाँ नोएडा से, बिशरख से। पास आइए मेरे। क्या काम करते हैं? हम इंश्योरेंस कंपनी में है सर। इंश्योरेंस कंपनी में? जितने पास आए तो उतनी दूर चला गया मैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रगति करें, खूब उन्नति करें और अपना आपका काम जो है आगे बढ़े। आप क्या नाम है आपका? मोहित शरण। मोहित शरण जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, बस इतना कहना चाहते हैं, देश सुरक्षित हाथों में। हाँ तो सब कुछ कह दिया तुमने तो यार, देश सुरक्षित हाथों में। जवाब है सर, इसी में ही पूरा जवाब है। इसी में पूरा जवाब है, देश सुरक्षित हाथों में है। जी जनाबे आली, बोले ही नहीं आप, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो डिबेट खत्म कर देंगे आप। भारत माता की, भारत माता की। अब क्या डिबेट खत्म बस? अब इसके बाद क्या सब लोग जाओ अपने अपने घर, डिबेट खत्म जी। हम सबका डीएनए एक है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबका डीएनए एक है। परंतु आज सच तो यही है, परंतु आज भारत अपना युग बदल रहा है। मैंने किताबों में पढ़ा है, मौर्य का साम्राज्य, अशोक सम्राट का साम्राज्य, आज भारत उस मुहाने पे आ गया है कि दुनिया को अपना सीना चौड़ा होकर, मौर्य साम्राज्य में ही अशोक भी है। हाँ, तो वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज अपना युग बदल रहा है भारत। सोने की चिड़िया जो है वो पहली शताब्दी है, वो वहाँ पे सोने की चिड़िया का एक समय है। हाँ, उसी सोने की चिड़िया के युग को बदलने वाला है भारत। और आज ये देश का 140 करोड़ जनता की मेहनत है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अरे शो तो रोज करता हूँ। सोने की चिड़िया थी क्यों?
सोने की चिड़िया, एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं जनाब अली, आपके लिए भी है। काली मिर्च है ना, उसका एक संस्कृत में नाम है यवन प्रिय। यवन कौन? यवन माने जो रोमन्स हैं, यवन प्रिय नाम था। वो काली मिर्च लेते थे हमसे और सोने का टका देते। ऐसा धंधा कौन धंधा होगा बताओ, काली मिर्च लो सोने का टका दो। उसकी वजह से इस देश में, इस मुल्क में सोने की चिड़िया का एक नाम है। अपनी बात कंप्लीट करो। हाँ जी। आज हिंदुस्तान, आज भारत दुनिया को नेतृत्व करने वाला है और ये मोदी जी की देन नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की देन है। आज देश का जनमानस जो 140 करोड़ जनता है वो मोदी का परिवार है और परिवार का मुखिया मोदी जी है। आज उसके नेतृत्व में ये देश दिशा बदलेगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जी जी, वेरी गुड। आ रहा दोनों के बात। 9 साल में बदलता जरूर है। और मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मेरे भी सर बोल रहे थे कि घोटाले की बात, ये बात वो बात। अच्छा मुझे बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां, बसपा और सपा। बसपा और सपा, सुनिए, उनका एक भी बच्चा पैदा होता है वो 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है। बच्चा पैदा होता ही, वो किसका पैसा है? मुझे वे बताइए, वो कहां से आया? वो किसका पैसा है? कि उनकी पार्टी का कोई भी और उनके, अब मुझे बोलने दे, मुझे मेरी बात बस, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके घर में जो भी पैदा होता है वो पैदा होते साथ 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है। कांग्रेस घोटालेबाज है, सबसे बड़ी कांग्रेस घोटालेबाज। अरे रुको, कांग्रेस हमेशा, अरे आराम से बोलो। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ो और इन्होंने बताया यूपी में डबल इंजीनियरिंग सिखाई, उन्होंने कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितना एजुकेशन में काम किया, ठीक है, ये सब बताइए। कितने IIT IIM सब कांग्रेस की देने, इन लोगों ने क्या किया है? जी 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 जी। सर बीजेपी ने यहाँ पे, आपने देखा है जब से योगी जी हैं, सारी सड़कें बनवाई हैं, यहाँ पे एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या देखिए, क्या काम करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। सेल्स में जॉब, क्या नाम है आपका? रामकिशोर नाम है सर मेरा। रामकिशोर जी। जी एक मिनट, चलिए वेरी क्विक। देश का बढ़ रहा है सम्मान, जब देश का बढ़ रहा है सम्मान, विपक्ष के इतना ज्यादा परेशान, और विपक्ष में उनकी नेत्री जो खास करके प्रियंका गांधी कहती हैं, प्रियंका गांधी का कहना है G20 जो है इनके हैं, G20 इनके ने 140 करोड़ का है। जी जी, मैंने सुना जी। नमस्ते, खड़ी होइए। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं नोएडा में ही रहती हूँ। नोएडा में रहती, क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, क्या काम कुछ करती हैं या? प्राइवेट जॉब करती हूँ। प्राइवेट जॉब। और आप साहब? गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर है। नाम आपका? मनीष सांगवान। मनीष सांगवान साहब। तो सांगवान साहब इधर ही कहीं आसी पास के रहने वाले होंगे? जी मैं हूँ सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा, जी बिल्कुल, मैं वहीं के हैं आप सांगवान साहब। तो मैं वेरी क्विक, मैं एक सवाल जो ये इनके मन में पूछ रहे हैं, आप तो रोज ही बोलते हैं, कुछ कहना है, कुछ मन में है, कोई बात है? सर हम तो मोदी गवर्नमेंट के साथ हैं। सर मैं साथ नहीं हूँ। आप साथ नहीं हूँ। आप दोनों लोग साथ हैं? जी। ये कौन है? पत्नी है मेरी। सांगवान साहब साथ नहीं है और पत्नी जो है वो मोदी जी के साथ है। आप मोदी जी के साथ क्यों हैं? सर हमें उनका ना, मतलब जो हमारे कंट्री का स्टेटस बढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टेटस की वजह से मोदी जी के साथ है, दुनिया में जो ऑरा बढ़ा है। और आप मोदी जी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उन पर डिलीवर नहीं किया। जो उन्होंने वादे किए थे वो रुको, जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं किए। हाँ ठीक। देखिए मैं एक चीज कहना है ना, इनका सनातन धर्म बड़ी जल्दी वो हो जाता है डिस्टर्ब। सुनिए, जब मोदी जी, अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा कि शिवालय से ज्यादा शौचालय की ज्यादा आवश्यकता है, तब सनातन धर्म कहाँ गया? भैया जी नहीं